एक गांव में चुड़ैल का साया था। वो रूप बदलकर सुंदर लड़की बनकर लड़कों से लव लेटर लिखवाती और पढ़ने के बाद उस लड़के को मार डालती। इस वजह से गांव के जवान लड़के रात में घर से नहीं निकलते थे। एक दिन संजू, जो कि दिल्ली में रहता था, अपने मामा हिम्मत सिंह को फोन करता है और कहता है, अरे मामा जी, मैं संजू बोल रहा हूँ। दिल्ली से मैं गांव घूमने आना चाहता हूँ। अरे संजू बेटा, ये तो तुम्हारा ही घर है, जब चाहो आओ। भला ये भी कोई पूछने की बात है? जब चाहे मन करे आ जाना। ऐसा कहकर हिम्मत फोन काट देता है। तभी वहाँ उसकी पत्नी दुलारी आती है और बोलती है, अजी तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बेचारे को अभी बुला रहे हो? जानते नहीं बाहर कितना खराब माहौल है। चुड़ैल गांव के जवान लड़कों को मारे डाल रही है। दुलारी की बात सुनकर हिम्मत सिंह भी घबरा जाता है और संजू को ना आने के लिए बोलने के लिए फोन मिलाता है, लेकिन संजू का फोन नहीं मिलता। अब क्या करूं? भांजे को तो फोन ही नहीं मिल रहा। दुलारी कह तो सही रही है, पर अब क्या कर सकते हैं? आने दो संजू को, मैं उसे समझा दूंगा चौकन्ना रहने के लिए। उधर संजू भी प्रेमनगर जाने वाली बस में बैठ जाता है। प्रेमनगर की बस में बैठी सारी सवारियां डरी और चुप होती हैं। रास्ते में बस का टायर पंचर हो जाता है। सारी सवारियां बस से उतरकर पास वाले ढाबे में चली जाती हैं। संजू बस के ड्राइवर के पास जाता है और पूछता है, अरे भाई, बस ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? मुझे रात होने से पहले प्रेमनगर पहुंचना है। भैया, अब जो समय लगना है वो तो लगना ही है। वैसे भी प्रेमनगर में कोई बस रात में नहीं जाती। अगर ज्यादा लेट हो जाएंगे तो इसी ढाबे पर ही रात गुजारनी पड़ेगी। ऐसा कहकर ड्राइवर बस का टायर बदलने में लग जाता है और संजू भी ढाबे के अंदर चला जाता है और एक टेबल पर बैठ जाता है। काफी देर हो जाने पर संजू वापस बस वाले के पास पहुंचता है और पूछता है, भैया अब कितना टाइम लगेगा? तुमने तो बोर ही कर दिया। इतनी देर में तो पैदल ही पहुंच जाता मैं प्रेमनगर। भैया देखो, अब आज तो ये बस चलने से रही, क्योंकि थोड़ी देर में रात हो जाएगी और तुम्हें जल्दी जाना है, तो जैसे आप कह रहे हो वैसे ही चले जाओ। 11 नंबर की बस पकड़कर। बस 5 किलोमीटर है प्रेमनगर यहाँ से। बस वाले की बात सुनकर संजू अकेले ही गांव की तरफ निकल जाता है। ये ड्राइवर भी ना, जब देखो मुंह चलाने लगते हैं। इन्हें क्या लगा मैं जा नहीं सकता? मैं अकेले ही पैदल चला जाऊंगा। संजू चलता चलता प्रेमनगर के पास वाले जंगल के पास पहुंचता है। अंधेरे घने जंगल को देखकर संजू भी थोड़ा घबरा जाता है। वैसे तो ड्राइवर सही कह रहा था। मुझे रात में वहीं रुक जाना चाहिए था। कितना घना और भयानक जंगल है। तभी चुड़ैल संजू को देखती है और सोच में पड़ जाती है। अरे वाह, क्या बांका और हीरो टाइप लड़का है। मैं तो इसे अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। शहरी है। ऐसा कहकर चुड़ैल लड़की बनकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। संजू को लड़की दिखती है और वो लड़की आम के पेड़ के नीचे आम बिन रही होती है। ये देखकर संजू डर जाता है। ये कौन लड़की है? वो भी इतने घने जंगल में, वो भी अकेले। संजू को देख लड़की संजू के पास आ जाती है और बोलती है, अरे तुम इस गांव के तो नहीं लगते। कौन हो? कहाँ से आ रहे हो? लड़की देखने में बहुत ही सुंदर होती है। इतनी सुंदर लड़की को देखकर संजू हैरान रह जाता है और सोच में पड़ जाता है। इतनी सुंदर लड़की, कहीं ये चुड़ैल तो नहीं? ये पक्का चुड़ैल है। नहीं तो इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है? अगर ये चुड़ैल है तो इसके पैर जरूर उल्टे होंगे। संजू लड़की के पैरों की तरफ देखता है, लेकिन लड़की के पैर सीधे होते हैं। ये देख संजू का डर दूर हो जाता है और वो मुस्कुराने लगता है। उसे मुस्कुराते देख लड़की बोलती है, तुम पक्के शहर से हो, तभी बदतमीज भी हो। एक तो बातों का जवाब नहीं दे रहे हो, ऊपर से हंस भी रहे हो। लड़की की बात सुनकर संजू बोलता है, नहीं, मैं संजू हूँ और दिल्ली से अपने मामा से मिलने आया हूँ। उनका नाम हिम्मत सिंह है। अच्छा, तो तुम हिम्मत अंकल के भांजे हो। मैं भी इसी गांव में रहती हूँ। मेरा नाम रूपा है। तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। रात में यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मैं भी बस पिताजी के आते ही यहाँ से चली जाऊंगी। रूपा की बात सुनकर संजू वहाँ से चला जाता है और हिम्मत सिंह के घर पहुँच जाता है। हिम्मत भी अपने भांजे को देखकर खुश हो जाता
देखा भगवान, मेरे शेर जैसे भांजे को अकेले ही आ गया, वो भी रात को। वाह, बिल्कुल मेरी तरह बहादुर है मेरा भांजा। तुम तो बस अपनी शेखी हाँकने लगो जब मौका मिले तो। अरे इतनी दूर से आया है बेचारा, पहले उसे खाने तो दो कुछ। फिर संजू रोटी खाकर सो जाता है और अगले दिन रूपा की तलाश में गांव में घूमने निकलता है। रूपा उसे एक घर के बाहर खड़ी दिखती है। संजू उसके पास जाता है और बोलता है, अरे तुम तो बहुत सुंदर हो यार, रात से भी ज्यादा। संजू की बात सुनकर रूपा हंसने लगती है और बोलती है, अच्छा मैं इतनी सुंदर हूँ तो कल मेरे बारे में कुछ अच्छा सा लिख कर लाओ, मैं कल तुम्हें उसी बाग में मिलूंगी। ऐसा कहकर रूपा वहाँ से चली जाती है। संजू भी घर पर आकर पन्नों में रूपा के लिए कुछ लिखने लगता है। फिर संजू रूपा के लिए एक लव लेटर लिखकर ले जाता है और रूपा को दिखाता है। अरे वाह शहरी बाबू, तुम तो बहुत रोमांटिक हो, मजा आ गया लव लेटर पढ़कर। रूपा की बात सुनकर संजू भी खुश हो जाता है और बोलता है, चलो मेरी मेहनत सफल हो गई। पता है इस लेटर के चक्कर में मैं रात भर नहीं सोया। अब तुम कल लिख कर लाओ मेरे लिए। फिर संजू और रूपा वहाँ से चले जाते हैं और अगली सुबह रूपा भी संजू के लिए लेटर लिखकर लाती है और संजू को पढ़ने के लिए देती है। संजू लव लेटर पढ़ने लगता है। अरे तुमने लेटर लिखा है या मीट की दुकान का मेन्यू? ये क्या है? तेरी गर्दन हो मेरी तलवार, काट कर तेरा गला खून पीऊं मैं लाल। ये कौन लिखता है? संजू को ऐसे हंसता देख रूपा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, भला इसमें क्या गलत लिखा है? हमारा लव लेटर तो ऐसा ही होता है। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं तो दफा हो जाओ यहाँ से। संजू रूपा को गुस्से में देख चुप हो जाता है और रूपा को समझा बुझाकर शांत कर देता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। संजू को खुश देख हिम्मत सिंह संजू से पूछता है, क्या बात है भांजे, बहुत खुश नजर आ रहे हो, कहीं कोई लड़की का मामला तो नहीं? मामा तुम तो अंतर्यामी हो, तुम्हें कैसे पता? मुझे आपके गांव की एक लड़की पसंद आ गई है। अरे बेटा, ये कौन सी लड़की की बात कर रहा है तू? इस पूरे गांव में रूपा नाम की कोई लड़की नहीं है, कहाँ मिल गई तुझे? उन दोनों की बातें दुलारी भी सुन रही होती है। दुलारी बोलती है, अरे तुम दोनों मनचले मामा भांजे चुप करो, मुझे सब समझ आ गया है। मुझे ये जंगल की चुड़ैल लगती है, वही रूप बदल कर रूपा बन गई होगी और अब संजू के पीछे पड़ी है। चुड़ैल का नाम सुनकर संजू घबरा जाता है और बोलता है, चुड़ैल, मामा मामी बचा लो मुझे, मैं कहाँ फंस गया? और उसने मुझे कल नया लव लेटर लिखकर जंगल में बुलाया है। संजू की बात सुनकर दुलारी बोलती है, बेटा वो अपने शिकार से पहले लव लेटर लिखवाती है और फिर लेटर पढ़ने के बाद उसे मार डालती है। मामा मामी मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो इस चुड़ैल से। संजू को यूं रोते देख दुलारी और हिम्मत सिंह बोलते हैं, तू डर मत मेरे बच्चे, मेरे रहते वो चुड़ैल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। दुलारी एक योजना बनाती है और वो एक कागज को गंगा जल में डुबाती है और सुखा देती है। फिर संजू उस पर लव लेटर लिखता है, बेटे ये हमारी आखिरी उम्मीद है, रात में जब तू चुड़ैल से मिलेगा तो ये लव लेटर उसे पढ़ने के लिए दे देना। फिर संजू और दुलारी हिम्मत सिंह रात में चुड़ैल की बुलाई हुई जगह के लिए चले जाते हैं। दुलारी और हिम्मत सिंह संजू से थोड़ा पीछे होकर छुप जाते हैं। वहाँ चुड़ैल रूपा के रूप में आती है। अरे वाह मेरे प्रियतम, आज तो तुम मेरे से पहले आ गए। लाओ मेरा लव लेटर, जरा पढ़कर मैं भी तो देखूं क्या लिखा है आज तुमने। जैसे ही वो लेटर पढ़ती है वो चुड़ैल बन जाती है। अरे दुष्ट, इस लव लेटर में क्या जादू कर रखा है तूने, मुझे जलन हो रही है। तभी दुलारी बाहर आ जाती है और कहती है, चुड़ैल जी अब आपके रोमांटिक होने के दिन गए, अब आप इस दुनिया से जाने की तैयारी करो। ये आपका आखिरी प्रेम पत्र है, इसमें पवित्र गंगा जल लगा है, आप थोड़ी ही देर में जल जाओगी। सचमुच थोड़ी देर में चुड़ैल पूरी तरह जलकर भस्म हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है, एक शहर में छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में रवि, उसकी पत्नी जया और उनका 2 साल का बेटा मोनू रहते थे।
आज घर से मेरे बाबूजी का फोन आया था। उनकी तबीयत बहुत खराब है, उन्होंने मुझे तुरंत गांव बुलाया है। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं आज ही तुम्हारी गांव की टिकट करवा देता हूँ। ठीक है। जया मोनू को लेकर गांव के लिए निकल पड़ती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके बाबूजी बहुत ही बीमार हैं और बिस्तर पर लेटे हुए हैं। बाबूजी, मैं आ गई। अच्छा हुआ बेटी जो तू आ गई, मैं कब से तेरा ही इंतजार कर रहा था। मैं अब आ गई हूँ ना, तो अब आप पहले जल्दी से ठीक हो जाओ। जया के बाबूजी धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। वो मोनू को जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं और दिन भर बस मोनू ही मोनू करते रहते हैं। बेचारे बाबूजी यहाँ अकेले कैसे रह पाते हैं, तो पता नहीं वो कैसे मोनू को वापस जाने देंगे। उनको तो हर वक्त मोनू ही चाहिए। जया अपने बाबूजी का अपने बेटे के प्रति प्यार देखकर खुश भी होती है और उसे अब चिंता भी होने लगती है। पर बाबूजी तो मोनू के साथ बड़े ही खुश होते हैं। वो पूरा दिन बस उसी के साथ खेलते हैं और उसी के साथ ही खाना खाते हैं। मोनू भी अपने नाना को अब अच्छे से पहचानने लगता है और उसे भी अपने नाना के साथ रहना अब बहुत अच्छा लगता है। एक दिन जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो जया अपने बाबूजी से बोलती है, बाबूजी, वो मैं बोल रही थी कि अब हमें यहाँ काफी दिन हो गए, आप भी अब बिल्कुल ठीक हो और मोनू के पापा भी वहाँ अकेले हैं, तो अब हमें वापस शहर चले जाना चाहिए। हाँ बेटी, बात तो तुम सही बोल रही हो, पर समझ नहीं आ रहा कि मैं मोनू के बिना अब कैसे रह पाऊंगा। तेरी माँ के जाने के बाद बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब मोनू के साथ रहकर इतनी खुशी मिलती है कि मैं बता नहीं सकता, पर क्या कर सकता हूँ। आप परेशान न हो बाबूजी, आप हमारे साथ ही क्यों नहीं रह लेते? नहीं बेटी, हम लोगों के लिए तो बेटी के घर का पानी भी पीना पाप है और तुम वहीं रहने की बात कर रही हो। ओहो बाबूजी, आप भी ना कैसी बातें कर रहे हो, आजकल ये सब कोई नहीं मानता। तुम ये सब गांव की बातें नहीं समझोगी। खैर, कब जाना है तुम्हें वापस? मैं भी तुम्हें शहर छोड़ने चलूंगा। अरे, आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। मैं तो अपने मोनू के लिए जा रहा हूँ। इस बहाने मैं उसके साथ थोड़ा और वक्त बिता लूंगा। ठीक है बाबूजी। जया, उसका बेटा मोनू और उसके बाबूजी तीनों शहर की बस में बैठ जाते हैं। अरे बेटा मोनू, ये देखो बाहर कितने सुंदर सुंदर पेड़ हैं। मोनू अपने नाना की गोद में बड़ी खुशी से खेल ही रहा होता है कि अचानक बस का एक भयंकर एक्सीडेंट होता है। बस सामने से आ रहे एक ट्रक से बुरी तरह टकरा जाती है। बस अपना संतुलन खो देती है और नीचे नदी में गिर जाती है। बस में फंसे सभी लोग चिल्लाने और बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। जया तो उसी वक्त पानी में डूब जाती है, पर मोनू के नाना मोनू को ढूंढने के लिए हाथ पैर मारने लगते हैं। वो जैसे तैसे मोनू का हाथ पकड़कर रखते हैं और उसे पानी में डूबने नहीं देते। वो खुद पानी में डूबने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी सांस बंद होने लगती है। थोड़ी देर में मोनू के नाना मर जाते हैं। मोनू के नाना मरने के बाद भूत बन जाते हैं और मोनू को मरने से बचा लेते हैं। इसके बाद वो इंसान के रूप में खुद को बदलकर मोनू को घर ले जाते हैं। मोनू और उसके नाना को घर वापस आते देख पड़ोस की शीला उनसे पूछती है, अरे बाबूजी, आप वापस कैसे आ गए और जया कहाँ है? वो अभी मोनू कुछ और दिन यहीं मेरे पास रहेगा और रमा भी बस पीछे पीछे आ रही है। अच्छा, चलो ठीक है। नाना जी मोनू को जल्दी से घर के अंदर ले जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं और वापस अपने भूतिया रूप में आ जाते हैं। अपने नाना का ऐसा रूप देखकर भी मोनू बड़ा खुशी से उनके साथ खेल रहा होता है, जैसे उसे उनसे कोई डर ही नहीं है। मोनू के नाना उसके भीगे कपड़े बदल देते हैं। थोड़ी देर बाद मोनू को बहुत तेज भूख लगने लगती है और मोनू बड़ी तेज रोना शुरू कर देता है। अरे रे 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 रे, मेरे बच्चे, चुप हो जा, मैं अभी तेरे लिए दूध लेकर आता हूँ। भूतिया नाना मोनू के लिए दूध लेकर आते हैं और उसको पिला देते हैं। दूध पीकर मोनू चुप तो हो जाता है, पर अब वो सोने के लिए परेशान होने लगता है। मोनू को तो बस अपनी माँ की गोद में सोने की आदत होती है। अब उसके नाना फिर से परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो मोनू को कैसे सुलाएं। थोड़ी देर बाद उनको एक तरकीब सूझती है। उसके बाद वो मोनू को उसमें लिटाकर झुलाने लगते हैं। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, सो जा मेरे बच्चे, सो जा। नाना की लोरी सुनकर मोनू सुकून से सो जाता है। उसके नाना भी वहीं बैठ जाते हैं।
और मोनू और जया के बारे में सोचने लगते हैं। नाना, अब क्या होगा मेरे मोनू का और मेरी बेटी जया? बेचारी मेरी बच्ची जाने कहां नदी में बह गई, जो मुझे आखिरी बार उसकी शक्ल देखनी भी नसीब नहीं हुई। पता नहीं दामाद जी को इस हादसे के बारे में कुछ पता भी है या नहीं, पर अगर उन्हें पता चलेगा तो वो मोनू को यहाँ से ले जाएंगे। फिर मोनू का वहाँ शहर में कौन ध्यान रखेगा? दामाद जी तो ऑफिस चले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं मोनू को किसी को नहीं दूंगा। मुझे इसे सबकी नजरों से छुपा कर रखना होगा। हाँ, सबकी नजरों से छुपा कर रखना होगा। मोनू के नाना मोनू को अकेले ही पालने लगते हैं और गांव वालों को इस बात की भनक भी नहीं लगने देते कि वो मर चुके हैं। वो हमेशा अपने घर के दरवाजे को बंद रखते हैं ताकि वहाँ कोई ना आ सके। ऐसे ही धीरे धीरे 2 दिन बीत जाता है। मोनू के नाना मोनू को बिल्कुल एक माँ की तरह पालने लगते हैं। वो रोज सुबह उठकर उसे नहलाते, उसे खाना खिलाते और उसके साथ खेलते। मोनू को भी अब धीरे धीरे अपने नाना के साथ रहने की आदत पड़ जाती है। एक दिन पड़ोस की शीला कुछ काम से वहां आ जाती है और दरवाजा खटखटाने लगती है। मोनू के भूतिया नाना आवाज सुनकर घबरा जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो अब करे तो क्या करे। वो अपना इंसान रूप लेकर दरवाजा खोल देते हैं। हाँ, बोलो शीला, तुम यहाँ क्यों आई हो? अरे, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ऐसे तो आप कभी मुझसे बात नहीं करते। नहीं, तुम अभी जाओ यहाँ से, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। अरे, पर ये तो बता दो आपकी जया कहाँ है? आपने तो उस दिन कहा था कि वो अभी आ रही है, पर मैंने तो उसे इतने दिन से एक बार भी नहीं देखा। वो काम कर रही है। अब तुम जाओ यहाँ से, मोनू रो रहा है। शीला को मोनू के नाना का व्यवहार बहुत अजीब लगता है, पर वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसे कुछ तो गड़बड़ लगती है, इसलिए वो रात को फिर से वापस आती है और चुपके से खिड़की से झांककर अंदर देखने लगती है। अंदर का नजारा देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। एक भूत मोनू को अपने बच्चे की तरह खिला रहा होता है और मोनू उसे नाना नाना बोल रहा होता है। हे भगवान, मतलब ये नाना तो भूत है, पर ये सब मामला आखिर है क्या? मुझे इसका पता करना होगा। शीला वहाँ से चली जाती है और अपनी 2-4 सहेलियों को ये बात जाकर बताती है। उसमें से एक नीलम नाम की औरत शीला से बोलती है, अरे मेरे पास जया और उसके पति का फोन नंबर है। मैं आज अपने पति के फोन से उन दोनों को फोन करके देखती हूँ। हाँ बहन, एक बार पता करो। नीलम घर जाकर अपने पति से जया को फोन मिलाती है तो फोन बंद आता है, पर उसके बाद जब वो उसके पति रवि को फोन करती है तो रवि उससे पूछता है, आप कौन? मैं जया की सहेली हूँ। वो मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि जया आखिर है कहाँ और वो अपने बच्चे को यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जा सकती है। ये तुम क्या बोल रही हो? जया, मोनू और उसके नाना की तो मौत हो गई है। जब वो घर वापस आ रहे थे तो बस नदी में गिर गई थी। किसी का कुछ पता नहीं चला। मैं तो आज तक उसी दुख में हूँ। अरे पर मोनू तो यही है और वो अपने नाना के घर में है। आप यहाँ जल्दी आ जाओ क्योंकि उस बच्चे को किसी भूत ने पकड़ रखा है जिसे वो बच्चा नाना बोलता है। ये बात सुनकर रवि की तो हालत खराब हो जाती है। वो तुरंत गांव जाता है और घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाने लगता है। जब कोई अंदर से दरवाजा नहीं खोलता तो वो गांव के लोगों को इकट्ठा करके दरवाजा तोड़ देता है। अंदर मोनू अपने भूतिया नाना की गोद में खेल रहा होता है। मोनू, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, तू जिंदा है? ये तुमने मेरे बच्चे को यहाँ क्यों कैद किया हुआ है? कौन हो तुम? नाना बेटा, तुम इस भूत को नाना क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं इसका नाना हूँ। उस दिन हादसे में सब मर गए, पर मेरी आत्मा मरने के बाद भी मोनू को बचाने आ गई। मैंने मोनू को बचाया और यहाँ ले आया। आपने मोनू को सबसे छुपा कर क्यों रखा? मेरा मोनू ही मेरे जीने का एक सहारा था। मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, इसलिए मैंने ऐसा किया। मोनू के भूतिया नाना मोनू को रवि के पास नहीं सौंपना चाहते थे। पापा, पापा। वो अपने नाना की गोद से निकलकर अपने पापा के पास भागता है। रवि जल्दी से मोनू को गोद में उठा लेता है। रवि का मोनू के प्रति प्यार देखकर उसके नाना को समझ आ जाता है कि वो मोनू के साथ गलत कर रहे हैं और यही सोचकर वो वहां से गायब हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है।